जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को शुरू किया था और उसमें हमने 1919 के चीन बहिष्कार आंदोलन में जाना था और चीन बहिष्कार के आंदोलन को समझा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम कैसे फ्रांसीसी जो है अपना प्रभुत्व को जमाया था उसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा। अब फ्रांसीसी के खिलाफ किस तरह आदमी लोग आता है, वियतनाम के लोग आते हैं, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो आइए आज हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोचिंग और चीन, जैसा हम जानते थे कोचिंग पर किसका प्रभाव था, चीन का, इसलिए वो कोचिंग चीन के नाम से जाना जाता था। तो कोचिंग चीन जो है वो फ्रांसीसी के पास था। हमने शुरू से ही पढ़ा कि कोचिंग चीन किसके पास चला गया था, फ्रांसीसी के पास चला गया था। लेकिन कोचिंग का जो 4 प्रांत था, लेकिन फ्रांसीसी के पास क्या था, कोचिंग और चीन था। अब लेकिन 4 प्रांत जैसे तोकिन हो गया, अन्नाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वो पुरातन राजवंश कायम था। वहां पर पुराने राजवंश ही कायम थे। पुराने जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा जो शासन चल रहा था वहां पर वही चलता आ रहा था। मीन्स कि वहां पर जो पहले से चाइना का अधिकार था वहां पर चाइना अपना प्रभुत्व को संभाले हुआ था। इसका मतलब यह कि वहां पर जो राजा का जो शासन चल रहा था वही चल रहा था। ठीक है, तो उसी को देखते हुए फ्रांसीसियों ने वहां पर रेजिडेंटों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? रेजिडेंट की नियुक्ति की। अब भैया बोलिएगा रेजिडेंट का मतलब रेजिडेंट नियुक्ति कर दिया तो क्या हो गया? रेजिडेंट जब नियुक्ति करता है कोई, तो वहां पर कोई तरह का एक प्रशासन, शासन को, सत्ता को चलाने के लिए एक मालिकाना अधिकार किसी को देता है, उसी को हम रेजिडेंट कहते हैं। और वही रेजिडेंट का स्थापना कौन करता है? फ्रांसीसी। कहां पर? ये वाले क्षेत्र में, तो कि नाम, कंबोडिया, लाओस, ताकि वहां पर पुरातन राजवंश जो चल रही थी वो खत्म हो जाए। कोचिंग चीन में प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। कोचिंग चीन में प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। भैया इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिनिधि सभा का गठन करने का मतलब, प्रतिनिधि सभा का मतलब होता है वह सभा जहां नेताएं और महान आत्मा सब जो बैठकर डिस्कशन करें, उसको हम कहते हैं प्रतिनिधि सभा। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा कहते हैं। और वही कोचिंग चीन में प्रतिनिधि सभा का गठन होता है। असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों का महत्व दिया गया। असैन्य प्रशासन, असैन्य प्रशासन कहने का मतलब जो वह प्रशासन जिसमें सेना का कोई भूमिका ना हो उसे हम असैन्य प्रशासन कहते हैं। और उसमें स्थानीय लोगों का महत्व दिया गया कि स्थानीय लोगों का भी महत्व है, कुछ ना कुछ वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ ना कुछ जो है इस प्रशासन को चलाने में स्थानीय लोग भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 1917 में न्यूगन आई क्वक, क्या नाम था? न्यूगन आई क्वक, जिसको हम हो ची मिन कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हो ची मिन के नाम से जानते हैं। उनका ओरिजिनल नाम था न्यूगन आई क्वक। एक वियतनामी छात्र हुआ करते थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि ये कौन थे। मतलब सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं, हो ची मिन जो थे कौन थे? वे हो ची मिन जो थे वियतनाम के रहने वाले थे। अब वियतनाम के रहने वाले थे तो कहाँ के छात्र होंगे? वियतनाम के छात्र होंगे। उन्होंने एक पेरिस में गुट बनाया। क्या बनाया? पेरिस में गुट बनाया। और बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा का ग्रहण जो है मॉस्को में किया। कहां पर किया? अपने शिक्षा का ग्रहण उन्होंने मॉस्को से किया। 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। किसने? वियतनामी क्रांति का दल का गठन होता है 1925 में। अब भैया पूछेगा किसके द्वारा हुआ? तो यहां पर एक महान हीरो है हो ची मिन, उन्हीं के द्वारा किया गया था। 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट किया गया। 1925 से 1930 से पहले हम लोग यह देखे थे कि वियतनाम का जितना भी राष्ट्रवादी गुट था, कोई इस दल में बटा हुआ है तो कोई छोटा छोटा दल में बटा हुआ है, तो सभी दल को एक कर दिया गया और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी जो था उग्र विचारों का समर्थक था, उग्र विचारों वाला पार्टी था कि अब जो आएगा उसको सीधा मार होगा। या कुछ हम लोग किसी का बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो फ्रांसीसी रहे, चाहे वो चाइनीज रहे, चाहे वो कोई भी देश रहे, हम उसको सीधा अपने मुंह से जवाब देंगे। अहिंसा नहीं हिंसा पे चलेंगे। 1930 के दशक तक, 1930 तक जो है हम लोग देखे थे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी थे या कहीं से हमने सुना भी होगा कि 1930 तक जो विश्वव्यापी मंदी छा गया था। हमारे पूरे विश्व में एक ऐसा आर्थिक स्थिति पैदा हो गया था जो जहां पर बेरोजगारी बढ़ गई, मंदी बढ़ गई, जहां पर चावल, रबर आदि के दाम जो है गिरने लगे, विकास जो है एकदम नहीं होने लगा। कहीं ना कहीं अब विश्वव्यापी मंदी जब चालू हो गया तो विश्वव्यापी मंदी चालू होने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के अंदर सतर्कता आई कि अब हमको पैसा सोच समझ के खर्च करना है। अब अगर हम कॉपी खरीदेंगे, नहीं हम कॉपी नहीं खरीदेंगे, इससे क्या होगा? कॉपी का दाम घट जाएगा। रबड़ नहीं खरीद पाएंगे तो रबड़ का दाम घटेगा। चावल नहीं खरीदेंगे, चावल का दाम घटेगा। अब सभी चीज का जब दाम घटा, आर्थिक मंदी हुई और पैसा लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है।
अब जो लोग के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है तो लोग सतर्क हो रहा है धीरे धीरे, ये क्या हो रहा है हमारे राष्ट्र में, तो वहीं से राष्ट्रवादी की विकास होती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि चावल रबर आदि के दाम गिर गए। अब जो दाम गिरा, लोग के पास पैसा नहीं, तो क्यों रखेगा आदमी अपना स्टाफ को, नौकर को? जब आदमी पैसा नहीं हो रहा है तो कहां से उसको पैसा दिया जाएगा? तो ठीक बेरोजगारी जो है बढ़ जाती है। अब बेरोजगारी जब बढ़ती है तो किसान जो है साम्यवाद को अपना रहे थे। अब धीरे धीरे जब राष्ट्रवादी विकास होने लगा तो किसान जो है साम्यवादी को अपनाने लगे। साम्यवादी मतलब वह राष्ट्रवादी भावना जिसे हम समाज कल्याण में लगाएं उसे कहते हैं साम्यवादी। फ्रांसीसी सरकार जो है क्रूर हो रहा था। क्या हो रहा था? फ्रांसीसी सरकार धीरे धीरे क्रूर हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा कि राष्ट्रवादी विकास हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मंदी हो रही है। मंदी होने से क्या हो रहा है? राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। ये क्या हो रहा है? फ्रांसीसी सरकार के मन में यह भावना जुटी कि ये हो क्या रहा है, तो फ्रांसीसी सरकार जो है क्रूर हो गया, विद्रोही जनता पर गोली चलाने लगा, यहां तक कि हवाई जहाज से भी बमबारी करने लगा। क्या करने लगा? हवाई जहाज से बमबारी करने लगा। और उसी चीज को हम पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। और द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो वियतनाम अपना स्वतंत्रता को कैसे घोषित करता है उस चीज को समझेंगे, क्योंकि वियतनाम पर हमारा मेन फोकस रहेगा। अब हम आने वाले वीडियो में जितना भी पढ़ेंगे वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे, वियतनाम के बारे में जानेंगे। तो वियतनाम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जून 1940, जैसा कि हम जानते हैं कि 1940 जो था वो वर्ल्ड वार का इंड का समय चल रहा, वर्ल्ड वार जो शुरू का समय चल रहा था, मतलब 1939 से 1945 तक जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला। और द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1940 मतलब शुरू के ही समय काल में फ्रांस जो है जर्मनी से हार जाता है। फ्रांस किससे हारता है? जर्मनी से हार जाता है। और जर्मनी के सपोर्ट में पहले से जापान था। अब फ्रांस जो है जर्मनी से जब हार जाता है तो फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गया। मतलब फ्रांस में जो है अब जर्मनी का भी सत्ता कायम हो गया। फ्रांस के ऊपर कौन? एक राजा और आ गया, जर्मन आ गया। और फ्रांस के नीचे कौन आ गया? जर्मनी के नीचे कौन आ गया? फ्रांस आ गया। अब जापान इसका फायदा उठाता है और जापान जो एक संधि के तहत हिंद चीन में फौज बन के घुस जाता है। फौज बन के क्या हो जाता है? घुस जाता है। फ्रांस को जो है, जब फ्रांस जो है ये देखा कि जापान जो है रूस को हरा सकता है तो कहीं ना कहीं मेरा अगर समर्थन करेगा तो हम जर्मनी को भी हरा देंगे, तो उसी से संधि कर लेता है फ्रांस कौन? जापान से। और जापान जो हिंद चीन में फौज अपना भेज देता है। और उसी चीज का फायदा जापान उठाता है कि संधि करने के बाद भी कि जापान पहले पूरे हिंद चीन में राजनीतिक प्रभुत्व अपना कायम करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसको अपना सेना को भेजने दिया, यहां पर ही अपना अलगे राष्ट्र बनाना शुरू कर दिया। कौन? तो जापान। जापान अपना अलग राष्ट्र शुरू कर दिया। द्वैध मतलब एक प्रकार से हम देखें तो द्वैध शासन व्यवस्था हो गया। कैसे? सत्ता जापानियों के हाथ में आ गई और प्रशासन एक मुखौटा के तौर पर कौन संभाल रहा था? फ्रांसीसी। कहीं ना कहीं अगर सत्ता जापान के हाथ में आने का कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास सेना उसके पास पावर। और सेना किसके पास था? जापान के पास था। और जापान से पूरा राष्ट्र इसलिए डरा हुआ था क्योंकि जापान जो है शुरू में ही हरा दिया था किसको? रूस को। इतना बड़ा राष्ट्र, एक छोटा सा राष्ट्र जो है इतना बड़ा राष्ट्र को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं जो है पूरा राष्ट्र उससे डर रहा था। और वही द्वैध शासन जो ऐसा हमको नजर आ रहा था वहां पर, कहां पर? वियतनाम में, कि सत्ता जो था जापानियों के पास था, फ्रांसीसी मुखौटा के तौर पर, मतलब प्रशासन का मुखौटा जो था फ्रांसीसी के पास था। अब इसी का बात जो है हो ची मिन के अंदर आता है। और हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर में कार्यालय में व्यती मिन, क्या चीज? व्यती मिन की स्थापना की गई। व्यती मिन क्या था? व्यती मिन जो था वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई, जिसमें जिस व्यक्तियों के ऊपर शोषण हो रहा है, जिस व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, वियतनाम में राष्ट्रवादी लहर को दौड़ाना, इसका मेन मुद्दा था। किसका? वियतनाम स्वतंत्रता लीग का, जिसको हम व्यती मिन कहते हैं। इसका मेन यह युद्ध था क्या कि छापामार युद्ध का अवलंबन करना। मीन्स छापामार युद्ध कहने का मतलब अचानक से युद्ध की घोषणा करना, उसको कहते हैं छापामार युद्ध। और वही छापामार युद्ध का अवलंबन कौन करता है? हो ची मिन के नेतृत्व में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर जो है जापान पर आक्रमण करता है। अब हम समझेंगे जापान के ऊपर 5 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा और नागासाकी में बम फिरा था और बम फूटा था, उसी बम के बारे में हम समझेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण से यूएसए शामिल हो गया युद्ध में। पर्ल हार्बर के आक्रमण से किसके ऊपर आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर, जापान के ऊपर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन शामिल हो गया? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर किधर से था? यूएसए के तरफ से था। 1944 में, 1944 का समय आता है, फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से बाहर हो जाता है। फ्रांस जो है जर्मनी के आधिपत्य से बाहर हो जाता है। मतलब जर्मनी, फ्रांस जो जिस अंदर में था किसका? जर्मनी का। अब जर्मनी के अंदर से फ्रांस भाग जाता है। ठीक है,
फ्रांस जो है अब जर्मनी के अंदर से हट जाता है, क्योंकि जर्मनी को हरा देता है कौन? पर्ल हार्बर, यूएसए। अब जापान पर परमाणु आक्रमण के पश्चात 5 अगस्त 1945 और 7 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम फटा था, और उसके बाद जो है पोट्सडम की घोषणा होती है। कौन से डम? पोट्सडम की घोषणा होती है, जिसमें जापान जो है आत्मसमर्पण कर देता है। जापान का आत्मसमर्पण कहने का मतलब हम लड़ाई नहीं करेंगे, अब जो मेरे से गलती सलती हुआ वो आप मुझे माफ करें। वो कौन बोलता है? जापान बोलता है। किसको बोलता है? यूएसए को बोलता है, फ्रांस को बोलता है। अब जापानी सेना जो है वियतनाम से बाहर हो गया, वियतनाम से बाहर हो गया। अब इसका फायदा जो है वियतनामी उठाता है, फायदा राष्ट्रवादी उठाया, जिसे व्यतिमिन जो कहते हैं। और व्यतिमिन के नेतृत्व में 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है कि वियतनाम अब मेरा राष्ट्र जो है स्वतंत्र हो गया, और उसका प्रधान हो ची मिन्ह को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? हो ची मिन्ह को बना दिया गया। और इसी वीडियो लेक्चर में हमने हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को कवर किया। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है यहाँ का कंबोडिया तोकिन अन्नाम के ऊपर जो आक्रमण चल रहा था, उसके ऊपर जो शासन व्यवस्था चल रही, उसको कैसे संभाला गया, वहाँ के लोग उस परिस्थिति को कैसे संभाले, उस चीज़ को समझेंगे। आशा करते हैं वियतनाम की स्वतंत्रता तक की घटना आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।